गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर वीडियो डाला था। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में बतलाया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें लिख करके भेजिए। आई विल सेंड द आंसर और get the satisfaction of the students. Okay. Without being wasting the time, let us start the next concept. A metallic conductor. Metallic conductor. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये दो तरीके के कंडक्टर होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखिए, मेटेलिक कंडक्टर हम अपने सराउंडिंग देखते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसकी वायर जो कनेक्ट होती है मोस्टली वो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, कॉपर के होते हैं और एल्युमिनियम के होते हैं। मोस्टली ये दो मेटेलिक कंडक्टर यूज किया जाता है। कुछ एडवांस सर्किट में गोल्ड और सिल्वर भी यूज किए जाते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एट फर्स्ट यू हैव टू डिस्टिंग्विश इन बिटवीन देम। आपने सबसे पहले इन दोनों के बीच पे जो डिफरेंसेस है क्या है ये समझना होगा और ये बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, मेटेलिक कंडक्टर में जब करंट पास करती है, ये मेटल वायर है, इसके ऊपर जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। नो डिकम्पोजिशन। माइंड कीजिए इसको। मेटेलिक कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है। मेटल जैसा है एज इट इज वैसा ही रहता है। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं वो एज इट इज ही रहते हैं, कितनी भी उसमें करंट फ्लो करें उसमें कोई डिकम्पोजिशन से मेटेलिक डिकम्पोजिशन नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण वो ब्रेक नहीं होता, मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। उसके नेचर ऑफ मेटल का जो नेचर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है कि डिकम्पोज होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं वो डिकम्पोज होकर के आयन में ब्रेक होता है, आयन में ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इसके कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। जब डिकम्पोज होता है तो उसकी केमिकल नेचर में चेंजेज आ जाता है। आपने देखा होगा जितने भी आप बैटरी यूज करते हो उसके जो प्लग होते हैं सम केमिकल डिपोजिटेड टुवर्ड्स कैथोड और एनोड। उसको यदि कुछ दिखाई देता है जब हम यूज करते हैं तो काली वाली जो बैटरी आती है ना उसमें आप देखना इस तरह के कुछ डिपोजिट होते हैं। लेकिन ये जो वायर होता है इसमें कुछ भी डिपोजिट होता नहीं है। क्या बोले? होता है। अच्छा देखो, in some cases decomposition of the component occur due to moist air। moist air के कारण मेटेलिक कंडक्टर में कभी कभी कुछ डिकम्पोजिशन हो सकता है, बट इट इज नेग्लिजिबल। इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत कम अमाउंट में होता है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है। इज इट क्लियर? मेरी बात समझे? हाँ जी। इसमें आयन के कारण
करंट फ्लो करता है। तो जब तक आयन में ये ब्रेक नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट जब तक ब्रेक नहीं होगा आयन में, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। लेट अस सपोज आपने एक सॉल्यूशन बनाया NaCl का, तो Na प्लस आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है Cl माइनस आयन। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो आयन में ब्रेक नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आयन में ब्रेक नहीं होगा तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इंसुलेट करेगा ना कि कंडक्ट करेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? कंडक्टर कहेंगे ही नहीं अगर कोई सॉल्यूशन आयन में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं? हाँ जी, आप बोलो, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, तो अब हमें इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉट टू मच इंक्लूडेड टू द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर। द मस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इंक्लूडेड टू दिस कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लेकिन हमने इसको भी समझना है, जानना है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? द फैक्टर्स विच इफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसकी साइज कितनी है। अगर ग्रेटर साइज होगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी, स्मॉलर साइज में ये इंक्रीज करता है। आई मीन टू से, अगर हमने सबसे छोटे इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए ले लिया H प्लस आयन ले लिया, ये Na प्लस आयन, सॉरी Na प्लस आयन, Ca प्लस प्लस आयन। अब आप इसमें देखो कि छोटा साइज का कौन सा होगा और बड़ा साइज का कौन सा होगा। इसकी ये तो बतलाने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे हो ना कि किसकी साइज कितनी होगी। तो साइज ऑफ द आयन, फर्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ द आयन क्लियर है भैया? ग्रेटर साइज लेस कंडक्टिविटी, स्मॉलर साइज फ्रीक्वेंट कंडक्टिविटी। ओके, द साइज ऑफ iron, the size of iron which is dissolved in the solution. Okay, now second point, size of the iron, concentration of the solution, जिसका हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाया है उसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अगर डाइल्यूटेशन को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसकी जो कंडक्टिविटी कैपेसिटी है विच विल बी इंक्रीजेस, वो बढ़ता जाएगा। डाइल्यूटेशन करने पे क्यों कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, ये एक क्वेश्चन पूछने वाली बात है। आप लोग सोचिए, जितना ही हम डाइल्यूट करेंगे possibility of the breaking down of the iron will increases। आयन में टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी डाइल्यूटेशन को इंक्रीज कराने से, while कंसंट्रेशन बढ़ने से ब्रेक डाउन ऑफ द आयन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। इसलिए उसकी जो फ्रीक्वेंट कैपेसिटी टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी विल बी डिक्रीजेस। Okay, any problem? No. The next point is visco. विस्कोसिटी हमने पढ़ा है फिजिक्स में क्लास 11th में। विस्कोसिटी नहीं पढ़े हो? क्या बोलते हो यार? नहीं है, विस्कोसिटी was the important concept of physics in the previous classes। क्या होता है विस्कोसिटी? भूल गए? अरे यार भूला मत करो ना, याद रखा करो। प्रीवियसली जो पढ़े हो ना वो माइंड में तो सेट होना चाहिए। तुम बतलाओ क्या होता है? हाँ,
किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन को हमें जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने में, वो मोर विस्कस होता है। मीन्स it is easier to transfer the liquid from one container to another container if it less viscous or less viscosity. While increasing the viscosity, it is difficult to transfer the liquid to one container to another container. आप ऐसा करो ना, एक ग्लास लो और ये दूसरी ग्लास, इसमें आपने वाटर पोर करना है, पानी डालना, इसमें आपने टोमेटो सॉस डालो या पानी डालो, क्या होगा? जितनी इजी ये ट्रांसफर होगा उतनी इजीली ये ट्रांसफर नहीं होगा। जो टोमेटो सॉस और पानी हमने बतलाया विच इज मोर विस्कस। तो विस्कोसिटी जब इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में वो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करता है, और विस्कोसिटी जब बहुत कम होता है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पे ध्यान देना आप। इन चीजों पे प्रभाव पड़ता है। अब आ जाओ मेटेलिक कंडक्टर। देखिए, हमेशा ध्यान रखना एक बात कि जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वो हमारे माइंड में एकदम बिल्कुल सेट होना चाहिए। अपने प्रीवियस क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके टीचर ने पढ़ाया होगा और सभी बच्चों को आना चाहिए, वो है ओम्स लॉ। याद है किसी को? भूल गए? नहीं। उसमें स्टेटमेंट में आप ध्यान दोगे तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ Ohm's law. At constant temperature, the potential difference is directly proportional to current. अब हम वहां पे ध्यान देंगे, कहीं पे भी किसी भी बुक में आप देखना स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ये लॉ अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो मेटेलिक कंडक्टर है वो कंडक्टिविटी उसकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इस पे टेम्परेचर पे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होता है। इसकी वायर की आपने देखा होगा क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? टेम्परेचर बढ़ने से वो इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज क्यों होती है? वो एक आगे क्लास में आप पढ़ोगे। पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जो है ना मेटेलिक वायर के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे हाई टेंशन वायर क्रॉस करता है ना, हाई टेंशन वायर देखे होंगे कभी कभी आप लोग। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो बहुत है, क्योंकि इस जगह को ही पावर हाउस कहते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं दिखाऊंगा। लेकिन विच इज वेरी वेरी रिस्कफुल टू गो इन फ्रंट ऑफ सच काइंड ऑफ द हाई टेंशन वायर। लेकिन आपने दूर से महसूस किया होगा कि गर्मियों में वहाँ पे बिंग की आवाज आती है। सम साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द हाई टेंशन वायर। मैंने ऐसा महसूस किया है, आप किए हो कि नहीं किए हो हमें नहीं पता, ऐसा होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? टेम्परेचर। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द वायर इसके ऊपर डिपेंड करता है तार की लंबाई कितनी है, मेटेलिक वायर की लेंथ कितनी है। जनरली जो है वो लेंथ ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस
ज़्यादा होता है। लेंथ जितना ही बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, क्या चीज, आर, रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे रेजिस्टेंस क्या है, ये बताने की जरूरत है आप लोगों को। जितना ही अधिक रेजिस्टेंस होगा उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल डिक्रीजेस। जानते हो कि नहीं जानते हो ऐसा? लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप बोलोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? जानते हो, केवल सुने हो? एक वायर है ये, इसकी थिकनेस को हम क्या बोलेंगे? थिकनेस, दैट मीन्स डायमीटर। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में वायर है तो इसकी थिकनेस को हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस वायर। तो आप बोलोगे सर इट इज इक्वल टू डायमीटर। यस, आप सही हो। अब मैं बोलूंगा व्हाट इज इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन, इज इट आल्सो इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द वायर? नो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इमेजिन कीजिए कि इसकी थिकनेस वेरी लो है। थिकनेस, एक पतली स्लाइस काट लिए, एक बहुत पतली स्लाइस काट लिए हम किसी वायर से जिसकी थिकनेस बिल्कुल कम है, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। उसकी एरिया क्या होगी? मतलब सर्किल की एरिया जो होगी वही होगी, क्या होगी? पाई आर स्क्वायर। अगर कोई वायर सिलेंड्रिकल शेप में है, लॉन्ग वायर, तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। हियर द थिकनेस इज निग्लेबल। आप बोल सकते हो सर ये तो सिलेंडर का बतला लो ना, या एच लगा दो। नहीं, बस यही मिस्टेक हो जाता है। थिकनेस इज नॉट कंसिडरेबल हियर, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया क्रॉस सेक्शन जब हम इंक्रीज कराते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो रेजिस्टेंस जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ लो। ये यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये एक बार नोट कर लो आप लोग। हाँ, अभी मैं एक चीज बतलाया था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके लिए हम ओम्स लॉ को समझेंगे। ये आप लोग समझते हो, ओम्स लॉ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट। इन दोनों के रेशियो जो होता है पार्टिकुलर वायर के लिए वो कांस्टेंट होता है, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया गया। और आप कर सकते हो V इज इक्वल टू I इंटू 10th में भी पढ़े थे बहुत टीचर, ओम्स लॉ याद कर लो, ओम्स लॉ याद कर लो, ओम्स लॉ याद कर लो। मैं भी बहुत पिटाई खाया था ये ओम्स लॉ याद करने के समय में। हमेशा जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर भूल जाते थे, और हमारे साइंस वाले जो सर थे ना वो बहुत बजाने में तेज थे। चलो कोई बात नहीं, ये उन्होंने मेरे लिए अच्छा ही किया, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है ये बहुत ही अप्लीकेबल होता जाता है। तो रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली आपने कभी समझने की कोशिश की कि रेजिस्टेंस होता क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, जो बाधा बनता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मेरी बात को ऐसे समझिए आप कि डेफिनेशन जानते हो करंट का? नहीं, इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के सिवा करंट इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं है। तो ये होता क्यों है? देखिए, एक वायर है ये, इस वायर के अंदर मेटेलिक वायर है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना।
इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। वो डायग्राम में आप नहीं देखते हो एरो बनाते हैं सर्किट डायग्राम में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होता है, टक्कर होता है। और कोलिजन होने के कारण क्या होता है कि इसके फ्लो में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले जो वायर होते हैं वो आप देखना बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो गर्म कम होते हैं। समझे कि नहीं समझे? रेजिस्टेंस वर्ड का हमने बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल देकर आपको समझा दिया, आप समझ गए कि रेजिस्टेंस होता क्या है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए, रेजिस्टेंस मीन्स डिस्टरबेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, और कंडक्टेंस मीन्स इजी टू फ्लो। तो कंडक्टेंस is represented by capital G and which is equal to R is equal to 1 upon G। रिलेशन पे ध्यान दीजिए, where R is resistance and G is conductance। Conductance is the reciprocal of resistance। उल्टा होगा, नहीं समझे? चलने की क्षमता और रोकने की क्षमता ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। This is called conductance। कंडक्ट करने की कैपेसिटी कंडक्टेंस कहलाती है। यहाँ तक समझ गए? R के रेसिप्रोकल होता है। ओके, मीन्स if the definition asked in the examination what is conductance, then you can say this is the reciprocal of resistance is called conductance। Reciprocal of resistance is called conductance। Any doubt? No। हमने अभी तुरंत बतलाया था कि O क्या बतलाते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर का होता है। जितनी लंबी तार होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बड़ी लंबी तार। और R is proportional to 1 upon इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी मैं आपको बतलाया था क्या होता है, दोबारा बतलाने की जरूरत नहीं है। कंबाइनली इन दोनों को अगर हम लिखें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब आप क्लास 12th में हो और आपके टीचर ये बतलाए होंगे कि इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस सिंबल प्रोपोर्शनल एनी कांस्टेंट इज टेकन। किसी कांस्टेंट को लेते हैं, यहाँ पे भी लेना होगा। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज करो कि लेंथ ऑफ द वायर कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेयर लेंथ इज इक्वल टू 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी 1 एंड R इज इक्वल टू रो। ओके, so we can define the term resistivity is the resistance produced by the wire having the length 1 centimeter while the area of cross section is 1 centimeter square। हाँ, यहाँ तक नोट कर लो। हाँ जी, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मीन्स रो इज इक्वल टू 1 अपॉन K, वेयर K is called conductivity और
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब आप जो हमने ये मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट लिखा है ध्यान देना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू क्या था, पीछे देख करके बताओ क्या था, 1 अपॉन जी। रो कितना है, देखो क्या है, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन के L upon A. Then we can calculate the value of K, which will be कितना होगा, K is equal to, आप बतलाओ, कैलकुलेट करके बतलाओ जल्दी, within half minute। How to calculate this? K into A is equal to G into L। Then K is equal to G L upon A, G L upon A, that is the value of K। I mean to say कि conductance is that conductivity which is at the unit length, at the unit area cross section। Okay, K is conductivity, G is conductance। Then the relation between G and K what इक्वल होगा तब जब लेंथ जो होगा यूनिट हो जाएगा और एरिया क्रॉस सेक्शन भी यूनिट हो जाएगा। ये रिलेशन आप समझ गए, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, आगे बढ़े। ठीक, देखिए अभी तक जो बातें मैंने बतलाया आपको थ्योरेटिकली बतलाया, मोस्टली एग्जाम्स में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और दूसरा होता है मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। उसके लिए ये फार्मूला आप माइंड में सेट कर लीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू Kc इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी Kc क्या है, कंडक्टिविटी है, क्या है, कंडक्टिविटी। You can put the value of given formula and determine the equivalent conductivity। इसको आप यूज कर सकते हो। अभी मैं एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी सिमिलरली यहाँ पर K इंटू 1000 upon molarity। This formula is used to determine the molar concentration। K क्या है, K क्या है, K क्या है बताओ, मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए यहाँ पर K क्या चीज है, that is conductivity, normal conductivity। Any question? Now let us discuss some numericals। देखो एक बहुत छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है CBSE में, आप इसको चेक कर लेना, प्रीवियसली ईयर में चेक करोगे तो हम समझते कि 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल ऑफ KCl solution at 298 Kelvin is 0.0248 is per centimeter। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल है, आप फार्मूला लिख दो पहले, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला लिख दिए। K कितना दिया हुआ है, K हमारा ये जो वैल्यू है विच इज K 0.0248। 1000 तो अपने जगह पे 1000 ही है। मोलरिटी देखो कितना दिया हुआ है, 0.2। After calculation of this, the answer will be 124। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो ये कैलकुलेशन आ गया। अब आप यहाँ पर यूनिट लिखना जरूरी होता है। यूनिट नहीं लिखोगे अगर एग्जामिनेशन में
तो यू विल नॉट गेट द अथॉरिटी टू गेट द 100% मार्क्स। अब यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी की। आप बुक से देख करके यहाँ लिख लो, आंसर तो यही होगा, यूनिट आप बुक से देख कर लिख लो। आई फॉरगेटन द यूनिट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एट दिस टाइम, दैट्स व्हाई आई एडवाइस यू टू राइट डाउन द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट द एंड ऑफ द आंसर। ओके, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.12 in solution of an electrolyte is 0.024, find the equivalent conductivity। बहुत सिंपल सा है, आपने फार्मूला ये लिख दिया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। तो केसी कितना है, मतलब ऊपर देख करके केसी कौन सी, ये है ना 0.024 इंटू 1000 तो 1000 होगा नॉर्मलिटी। देखो नॉर्मलिटी कितना है, 0.12। क्या करते हैं, आपके मैथमेटिक्स के टीचर बताए होंगे हाउ टू रिमूव द पॉइंट एट फर्स्ट। यहाँ नीचे 2 डिजिट है तो इंटू 100, नीचे 1 2 3 है 1000। नाउ 12 2 जा 24, और ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, दैट विल बी सिंपली 200। ओके, यूनिट यहाँ पे आप लिख लेना। यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, ये तो कठिन है ही नहीं, सिंपल न्यूमेरिकल पहले करना चाहिए, समझ गए? हाँ जी, ओके, विल बी कम सून, so immediately, and till then bye।